हेलो फ्रेंड्स, आज हम एंथैल्पी ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कंबक्शन एंथैल्पी, एटमाइजेशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लैटिस एंथैल्पी। द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज विच ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस इन अ गैसियस स्टेट। मतलब जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं, जब उनका 1 मोल डिसोसिएट होकर गैसियस स्टेट में चेंज होता है, जब उनके एंथैल्पी में जो चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड NaCl, जब ये डिसोसिएट होता है तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनाता है गैसियस स्टेट में, और जो इसमें एंथैल्पी रिलीज होती है वो होती है 788 किलोजूल पर मोल। पर इस एंथैल्पी को हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है या हमारे पास एक साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं बॉन हैबर साइकिल। एक्चुअल में इन डायरेक्ट सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का बनना NaCl से किस तरीके से बन रहे हैं या क्या प्रोसीजर यूज़ में आ रही है। एक्चुअल में सोडियम क्लोराइड है सॉलिड फेस में, और हमारे पास आयंस जो बन रहे हैं वो गैसियस स्टेज में बन रहे हैं, इसीलिए इनको हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट ना करके इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ में लेते हैं और उस साइकिल को हम बोलते हैं बॉन हैबर साइकिल। फर्स्ट हम रिटर्न में समझ लेते हैं। सोडियम सॉलिड है, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ अ सब्लिमेशन। इस सब्लिमेशन के बारे में हमने आपको बताया ही था लास्ट टाइम में, सब्लिमेशन। और ये सब्लिमेशन ऑफ अ सोडियम मेटल है, और इसमें जो एंथैल्पी होती है, कंज्यूम होती है, वो होती है 108.4 किलोजूल पर मोल। फिर सोडियम गैस से सोडियम आयन का फॉर्मेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम आयन कहेंगे इसे हम, और सोडियम एटम कहेंगे, आयन तो फॉर्मेशन हो रहा है आयन का, तो आयनाइजेशन ऑफ सोडियम एटम, दैट इज आयनाइजेशन मेथड। और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 496 किलोजूल पर मोल, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट सब्लिमेशन एंथैल्पी, जब सोडियम मेटल से सोडियम गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तब सब्लिमेशन एंथैल्पी, दैट इज 108.4 किलोजूल पर मोल। सोडियम गैस से सोडियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इस एंथैल्पी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये होती है 496 किलोजूल पर मोल। अब ये तो हो गया सोडियम का। क्लोरीन है, अब क्लोरीन का हम सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ही ले रहे हैं, क्योंकि 1 एटम का ही या 1 मॉलिक्यूल को ही हम शो कर रहे हैं, 1 मोल को शो कर रहे हैं, क्योंकि तो हाफ क्लोरीन गैस में चेंज हो रही है। इसको हम बोलेंगे डिसोसिएशन ऑफ अ क्लोरीन। डिसोसिएशन इस तरह से क्लोरीन, तो डिसोसिएशन ऑफ अ क्लोरीन। द रिएक्शन एंथैल्पी इज हाफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, सो ये हो जाएगी 121 किलोजूल पर मोल। अब क्लोरीन गैस से क्लोरीन आयन का फॉर्मेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, जो कि सोडियम आयन ने डोनेट किया था, वो इसको ये रिसीव कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन हो रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन बाय द क्लोरीन एटम, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सोडियम ने एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, तब इसका आयनाइजेशन हुआ था, तो इसको हमने बोलता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन क्लोराइड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इक्वल्स टू -348.6 किलोजूल पर मोल। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों गैसियस स्टेज में आ गए और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हमने पढ़ा रिटर्न में। अब हम इसको बॉन हैबर साइकिल से समझ लेते हैं। कैसे? दैट इज अ सोडियम क्लोराइड। अब हीट ऑफ सोडियम क्लोराइड है,
ये सोडियम सॉलिड और हाफ क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है या एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन, ठीक है। दैट इज़ अ -411 यानी 411.2 किलोजूल पर मोल होता है। जो अभी हमने रिएक्शंस पढ़ी थी वो हमने यहाँ से शुरू करी। सोडियम सॉलिड है, सोडियम सॉलिड गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है और 108.4 किलोजूल पर मोल एनर्जी यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ अपन यही समझ रहे हैं सोडियम हाफ क्लोरीन गैस है, ये हाफ क्लोरीन गैस हीट ऑफ फॉर्मेशन में बनी है या हीट ऑफ एंथैल्पी हमें हाफ क्लोरीन गैस मिला है। अभी हमने इसको शो नहीं किया है, अभी हम इसको देख नहीं रहे। दैट इज़ अ सब्लिमेशन एनर्जी या सब्लिमेशन एंथैल्पी। अब सोडियम गैस सोडियम आयन में चेंज हो रही है, दैट इज़ अ 495.6 किलोजूल पर मोल एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब सोडियम आयन तो प्रिपेयर हो गया है। अब हम क्लोराइड आयन को देखते हैं। तो क्लोराइड आयन क्या होता है, ये हाफ क्लोरीन गैस था, 121 किलोजूल पर मोल एनर्जी लेकर डिसोसिएट होता है और क्लोरीन गैस बन जाती है, ठीक है। वापस से समझना चाहें तो सबसे पहले सोडियम सॉलिड था, सोडियम सॉलिड मेटल सब्लिमेशन एनर्जी लेकर सोडियम गैस में चेंज हुआ, फिर 495.6 किलो पर जूल पर मोल एनर्जी कंज्यूम करके सोडियम आयन में चेंज हुआ। इसके बाद हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन गैस जो है बॉन्ड एंथैल्पी लेके 121 किलोजूल पर मोल बॉन्ड एंथैल्पी में चेंजेस हुए और क्लोरीन गैस में चेंज हो गए। अब -348.6 किलोजूल पर मोल लेके क्लोराइड आयन में क्लोरीन गैस क्लोराइड आयन में चेंज होती है और जो लेटेस्ट एनर्जी लेके ये सोडियम क्लोराइड गैस बनाती है। तो ये है एक साइकिल। यहाँ तो साइकिल को यहाँ से स्टार्ट किया जाए और ऐसे एंड किया जाए, यहाँ से स्टार्ट करके इस साइकिल को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ ख़त्म किया जाए। तो ये एक साइकिल है, इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। यह सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन एंथैल्पी लेके सोडियम मेटल और हाफ क्लोरीन गैस बना के इस तरीके से रिएक्शन को या शो कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल। अब इस साइकिल की इम्पोर्टेंस क्या है, ये साइकिल इज़ द सम ऑफ द एंथैल्पी। जब हम इस एंथैल्पी को प्लस करते हैं, इन सारी एंथैल्पीज को प्लस करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि साइकिल इज़ जो लास्ट में जो चेंज हो रहा है एंथैल्पी में जो चेंजेस होता है उन सब का सम क्या है, 0। एक्चुअल में ये हेल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। लेटेस्ट एनर्जी जो है वो टोटल सम है, जो हमने अभी बॉर्न हैबर साइकिल जो पढ़ी थी उसका सम है, ठीक है। तो ये 411.2 फॉर्मेशन एनर्जी है, 108.4 सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बनने की यानी सब्लिमेशन एनर्जी है, 121 क्लोरीन गैस के डिसोसिएशन होने की एनर्जी है। क्लोरीन जो गैस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है या क्लोरीन पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो ये क्लोरीन गैस के डिसोसिएशन की एनर्जी है। 496 सोडियम गैस से सोडियम आयन बनने की एनर्जी है। ऐसे ही -348.6 जो है वो क्लोरीन गैस के क्लोराइड आयन बनने की एनर्जी है। जब इसको हम पूरा टोटल कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 788 किलोजूल पर मोल, यानी हमारे पास जो लेटेस्ट एंथैल्पी है वो 788 किलोजूल पर मोल है। अब जो सॉल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड है हम किसी में डिज़ोल्व तो करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करें, तो वाटर में डिज़ोल्व करने पे जो उसकी एंथैल्पी निकल रही है, डिसोसिएशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड जो हो रहा है, तो हम उसमें लेटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने पर हमें मिलेगा -4 किलोजूल पर मोल, और -4 क्योंकि ये नेग्लिजिबल है इसलिए हमें वाटर के टेम्परेचर में जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व किया है
उसके उसके टेम्परेचर में हमें कोई भी चेंज नज़र नहीं आता है। और ये -784 किलोजूल पर मोल जो एंथैल्पी है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन। Enthalpy of a solution of a substance is the enthalpy change when 1 mole of it is dissolved in a specified amount of the solvent. किसी भी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को जब हम किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, जब उसमें एंथैल्पी में जो चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन। The enthalpy of a solution in the infinite dilution is the enthalpy change observed as a dissolving the substance in an infinite amount of a solvent. और इसके लिए जो हम सॉल्वेंट यूज़ में लेते हैं वो होता है इनफाइनाइट। सबस्टेंस जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वो जो सॉल्यूशन होता है या जो सॉल्वेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। When the interaction between the ions or solid molecules are negligible, तो उसमें हमारे को कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आते हैं। When an ionic compound dissolves in a solvent, the ions leaves their ordered position on the crystal lattice. कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है और वो उसी क्रिस्टल पोजीशन में रहता है। लेकिन जैसे ही हम उसको किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है और चेंज करने के बाद मे बी वो आयन फॉर्म में आता है, मे बी वो गैस फॉर्म में आता है। तो गैस फॉर्म में आने के चांसेस तो ना के बराबर होते हैं, लेकिन अगर वो जैसे वाटर में अगर हम उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं तो जो उसमें जो एंथैल्पी मिलेगी उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट एंथैल्पी ऑफ अ हाइड्रेशन। ठीक है, और उसमें क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा या मतलब वाटर में क्योंकि डिज़ोल्व किया है तो एक्वस सॉल्यूशन में है तो एक्वस आयन बनाएगा। तो उसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल है, AB एक सब्सटेंस है जिसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है, तो वो जो आयन बना रहा है A पॉजिटिव और B नेगेटिव, बट दे आर इन अ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर वो उसमें से अगर लैटिस एनर्जी निकल रही है ना, लैटिस एंथैल्पी जो हो रही है, लैटिस एंथैल्पी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बना रहे हैं अब गैस। अभी हमने आपको यही बताया था कि या तो गैस फॉर्म में होंगे या अगर वो वाटर में डिज़ोल्व हो रहे हैं तो वो बनाएंगे एक्वस आयन। लेकिन अगर उनमें डिसोसिएशन हो रहा है तो वो बनाएंगे गैशियस आयन, तो A आयन प्लस B आयन। ठीक है, अब ये A आयन और B आयन वापस अगर इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलेगी और हाइड्रेशन एंथैल्पी वही एक्वस आयन और मतलब A एक्वस आयन, दोनों एक्वस, A एक्वस आयन B एक्वस आयन, तो दोनों ही पोजीशन में हमें एंथैल्पी कैसे मिलेगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी मिलेगी। सो द एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ AB, enthalpy of a solution in a water is therefore determined by the selective values of the lattice enthalpy and enthalpy of a hydration of the ions। तो इसीलिए जब भी हम एंथैल्पी का कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्यूशन एंथैल्पी का कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों का ही प्लस करेंगे या एडिशन करेंगे। द फॉर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स enthalpy of a solution is a positive and the dissociation process is a endothermic। ऑब्वियसली कोई भी अगर आयन टूटेगा या आयन डिज़ोल्व होगा तो वो क्या लेगा, एनर्जी को गेन करेगा, कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करेगा तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा या हमारी जो रिएक्शन होगी वो हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जब किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है तो उसमें डिसोसिएशन ही होता है, और डिसोसिएशन होने पर उसमें एंथैल्पी कंज्यूम होती है, एंथैल्पी रिलीज नहीं होती है, कंज्यूम ही होती है। इसीलिए हमारी जो रिएक्शन होती है वो होती है एंडोथर्मिक। Therefore the solubility of most solutions of water increases with the rise of temperature. If the lattice enthalpies are very high, the dissociation of the compound may not place at all। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो लैटिस एंथैल्पी से वेरी हाई, अगर लैटिस एंथैल्पी हाई हो जाएगी तो डिसोल्यूशन होना
पॉसिबल नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ अ डाइल्यूशन। अभी तक तो हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अब हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। Enthalpy of a solution is the enthalpy change associated with the addition of a specified amount of the solid to the specified amount of a solvent at the constant temperature and the pressure। यही पढ़ा हमने कि हम किसी भी सब्सटेंस को किसी भी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, उस पर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है। This argument can be applied for any solvent with a slightly modification enthalpy change for the dissolving of 1 mole of a gaseous hydrogen chloride in the 10 ml of a water can be represented by the following equation। एक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक तो हमने सब्सटेंस पढ़ा था कि हम किसी सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, गैशियस हाइड्रोजन क्लोराइड को 1 मोल ऑफ अ वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं। मतलब गैस को, ये अभी हमारे पास वो क्रिस्टल फॉर्म में था। जब हमने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था तब हमारा सब्सटेंस क्रिस्टल फॉर्म में था और वो वाटर में या किसी अदर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा था और उसके ऑर्डर्स में चेंज आ रहा था। लेकिन इन केस ऑफ अ एंथैल्पी ऑफ अ डाइल्यूशन हम ले रहे हैं गैशियस स्टेज ऑफ सब्सटेंस, मीन्स वो क्रिस्टल फॉर्म में भी प्रेजेंट नहीं है, वो ऑलरेडी गैशियस फॉर्म में है। तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैशियस फॉर्म में है उनको 10 मोल ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया तो HCl 10 एक्वस, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। और इसमें जो एंथैल्पी रिलीज हुई है वो है -69.01 किलोजूल पर मोल। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस। अब ऐसे ये डायरेक्ट नहीं हुआ है, इसमें भी कुछ चेंज, इसको कुछ स्टेप्स हमको देखने पड़ेंगे तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में HCl गैस है और ये 25 एक्वस मोल में है और एंथैल्पी जो रिलीज हुई है वो -72.03 किलो जूल है। सेकेंड स्टेप में 40 मोल्स लिए हैं और -72.79 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी रिलीज हुई। थर्ड स्टेप में इनफाइनाइट है, अभी हमने फर्स्ट में 25 लिया, सेकंड में 40 लिया, थर्ड स्टेप में इनफाइनाइट है और जो एंथैल्पी रिलीज हुई है वो है -74.85 किलो जूल पर मोल। The values of a enthalpy shows general dependence of the enthalpy of a solution on amount of a solvent. Enthalpy of a solution on amount of solvent, as more and more solvent is used, the enthalpy of a solution approaches a limiting value. Enthalpy of a solution on amount of a solvent किस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। जितना हम सॉल्वेंट बढ़ाते जाते हैं वो एक लिमिट तक पहुंचती जाती है एंड दैट इज़ अ वेरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इस एंथैल्पी को ही हम बोलते हैं डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसको हम थर्ड स्टेप से दिखा सकते हैं कि किस तरीके से HCl है, इनफाइनाइट हमने वॉल्यूम लिया सॉल्वेंट का और इसमें -74.85 किलो जूल पर मोल पे आके हमारी एंथैल्पी एक लिमिट पर आके हमारी एंथैल्पी रुक गई। तो ये हम कितना भी सॉल्वेंट बढ़ाते जाएं एक लिमिट पे पहुंचकर एंथैल्पी चेंज नहीं होती है, ऐसे ही रहती है। एज वी सब्ट्रैक्ट, अब इसको और समझाने के लिए या एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए वी सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी HCl है, उसमें हमने 25 मोल हमने सॉल्वेंट लिया है या वाटर लिया है, उसमें से हम सेकंड, अब सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन है उसमें हमने 40 मोल वाटर लिया है। उसमें से जब हम माइनस करते हैं, एंथैल्पी को माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो एंथैल्पी आ रही है वो आ रही है 0.76 किलो जूल पर मोल, और यही एंथैल्पी हमारी है
enthalpy of dilution. It is withdrawn from the surrounding one additional solvent is added to the solution. इसमें अगर हम एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिला दें, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी मिला दें, तब भी हमारी एंथैल्पी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, हमारी एंथैल्पी ऐसे ही रहेगी. So we can say the enthalpy of a dilution of the solution is dependent on the original concentration of the solution and the amount of the solvent added. हमारी एंथैल्पी सिर्फ डाइल्यूशन ऑफ एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ द डाइल्यूशन केवल डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एडिड, हमने कितना उसमें सॉल्वेंट एडिट किया है. और इनफाइनाइट आने पर, इनफाइनाइट सॉल्वेंट ऐड करने पर वो एक लिमिट तक ही हमारी एंथैल्पी अप्रोच करती है. तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करेंगे. थैंक यू.